तो 8 जो हमारे पास राइटर है दैट इज पर्सी बिशी शैली। तो ये 1792 से 1822 तक इसकी जो लाइफ स्पैन है, इसको मैड शैली भी कहा जाता है क्योंकि जो उल्टी पुल्टी हरकतें करता रहता था। तो कहा जाता है कि माइट बी वेरी पॉसिबल दैट ही वाज एन एथिस्ट। ठीक है, इसकी जो कहानियाँ हैं, सॉरी इसकी जो राइटिंग्स हैं, उसमें भी ये जो पहलू हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो इसका जो एक पेन नेम था वो जो है इसने कभी कभार यूज़ किया है, ये आप देख लीजिएगा। ये अपनी वाइफ को कहता था डोरमाउस। ये एक चूहों की किस्म होती है, तो जो कि ज़्यादा देर तक सोई रहते हैं। तो हो सकता है जो इसकी वाइफ है वो ज़्यादा सोती हो, तो उस वजह से इसको कहता हो। तो खैर जो भी है, लेकिन जो इसने ग्लिस्टेर्स, पता नहीं मुझे क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ये इसे नाम यूज़ किया हुआ है, आपको सामने नजर आ रहा होगा सेकंड के एंड पे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये जो नाम है इसने कभी किया है अपनी राइटिंग में। ओके, तो इसकी जो राइटिंग्स पढ़ने वाले हैं, आई थिंक 3-4 राइटिंग्स हमने इसमें शामिल की हैं आज के दिन। ये वैसे तो इसकी जो राइटिंग्स हैं जो हमारे सिलेबसेस में शामिल हैं, बीएस में और उसमें मास्टर्स में, वो ज़्यादा हैं, लेकिन टेस्ट में जिन पे फोकस हो रहा है मैंने वो वाली ऐड की। ओzymandias से है असल में। एक्चुअली ओzymandias कौन था? ये एक, यानी कि आपको पता है कि जो मिस्र के जो बादशाह होते थे उनको फ़ेरो कहा जाता था। तो जो फ़ेरो रमज़ीज़ है सेकंड जो है, तो ये जो सारा नाम है ये नाम नहीं है एक्चुअली, ये सारा स्टेटस है, ये टाइटल है। ठीक है, तो जो फ़ेरो रमज़ीज़ 2 था, ये इनके ना स्टेटस होते थे, स्टेटस के अंदर इनके ये नाम आते थे, यानी कि जैसे हम कहते हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला। तो ये भी इसका जो फ़ेरो रमज़ीज़ 2 है, ये इसका सारा टाइटल है, नाम नहीं है इस बंदे का। तो वो एक बड़ा पावरफुल बंदा था, तो उसका जो स्टैचू था ना वो डिस्कवर किया गया था। तो उसका यानी कि लोग उसको लाना चाह रहे थे इसमें इंग्लैंड में, लेकिन आई थिंक वो कभी आया नहीं है इंग्लैंड में, या आया भी होगा तो, लेकिन शैली ने उसको देखा नहीं था। लेकिन उसने उसी को जहन में रख के ये जो उसके कुछ पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, वो आने थे। उसका स्टैचू काफ़ी बड़ा था, तो उसने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी हुआ था, तो लिहाजा उसने उसको सामने रख के एक पोइम लिख डाली जिसको हम कहते हैं ओzymandias। तो ओzymandias जो है ये 1818 में पब्लिश हुई थी। और ये इसकी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे ये लगी थी कि इसका एक दोस्त था हॉरेस स्मिथ। तो इन दोनों ने कंपटीशन किया था कि एक ही टॉपिक होगा, टाइटल भी सेम होगा, लेकिन देखेंगे कि सबसे अच्छी, दोनों में से अच्छी कहानी किसकी होती है। ठीक है, तो दोनों की जो कहानियाँ हैं वो अपने अपने लिहाज से इम्पोर्टेंट रही हैं। लेकिन जो इसका दोस्त है उसने अपनी कहानी को थोड़ा मोल्ड भी किया था, सॉरी जो पोइम है उसको मोल्ड भी किया था। ओके, अब जो है टेक्स्ट इसकी और शॉर्ट सी है, तो मैंने ऐड कर दी थी, काफ़ी अच्छी भी है। तो यानी कि इसमें इसने ये दिखाया है कि ये जो ओzymandias है ये हमारी कॉलेज लेवल में बुक्स में भी शामिल है। ठीक है, तो जो इस तरह की कहानियाँ होती हैं, राइटिंग्स होती हैं, वो इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते होते हैं। ठीक है, स्पेशली उन लोगों से जो कि ये क्लेम कर रही हूँ कि मैं तो भाई ऑलरेडी लेक्चरार हूँ, तो या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उन लोगों से ये लोग इस तरह की कहानियाँ तो ज़रूर ही पूछते हैं, इस तरह की जो राइटिंग्स होती हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि अच्छा इसकी जो टेक्स्ट है इसमें उन्होंने दिखाया कि जो स्टैचू है वो किस तरह का था, और ये खुद नहीं देखता बल्कि इसको किसी ने बताया कि वहाँ पे एक स्टैचू मैंने देखा वो इस तरह का था। तो असल जो स्टोरी उसमें भी ये होता था कि हुआ था कि शैली को किसी ने बताया था कि जो स्टैचू आया है या आएगा वो इस तरह का होगा, तो उसने उसी को सामने रख के जो पूरी जो राइटिंग है ये कंपोज कर डाली थी। तो इसमें जो थीम है ज़ाहिर है वो मतलब ये कि मोर्टैलिटी है, इंसान जो है ज़ाहिर है वो उसको फना है, उसने मरना ही मरना है। तो जो ओzymandias अपने टाइम में बड़ा बेहतरीन जो रूलर था, उसका आज स्टैचू भी नहीं बचा। ठीक है, तो टाइम जो है ये फ्लाई करता है और इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे उसने एक और चीज़ जो हाईलाइट की है, थीम जो है वो आर्ट की है, यानी कि जो स्टैचू जो बनाया था उसको भी यानी कि बड़ा ज़्यादा उसने अप्रिशिएट किया कि बड़ा बेहतरीन स्टैचू बना हुआ था। पावर जो है यानी कि वो भी ज़ाहिर है इंसान के पास हमेशा के लिए नहीं होती है। फेट, इंसान कुछ भी कर ले, फेट से वो भाग नहीं सकता, उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी जो फेट थी उसने उसको ओवरकम कर लिया। सादा सी शॉर्ट सी पोएम है एडोनिस। हाँ जी, ये इसका जो फुल टाइटल है एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स
ऑथर ऑफ एंडीमियन, हाइपरियन एटसेट्रा बाय शैली। ठीक है, तो सॉरी ये बाय शैली जो है ये मैंने ऐड किया है, एटसेट्रा तक जो है ये इसका फुल टाइटल है। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम एंडोनियस कहते हैं। अच्छा, अब एंडोनियस असल में कौन था? आई थिंक आई हैव एडेड अ स्लाइड। हाँ जी, ये एंडोनियस जो है ये एक गॉड ऑफ ब्यूटी था, और इसकी जो वाइफ थी एफ्रोडाइट। यानी कि क्या हुआ कि इसको एक तीर लगता है और ये उससे मर जाता है, तो ये उसके दुख में बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तो उसको यानी कि बड़ा ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, यानी कि जो उस मिथ को पहचानते हैं या जो उसके मानने वाले हैं ना, उसको बड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो उसके दुख में इतना ज़्यादा रोई थी। तो जो ज़्यूस है उसने भी इस चीज़ को जो है वो मतलब लाइक किया था कि ये अपने हस्बैंड के लिए इतना रो रही है। तो इसी चीज़ को एडोनिस को ही सामने रख के उसने कीट्स की डेथ पर ये पोइम लिखी थी। ठीक है, तो कीट्स की डेथ हुई थी 1821 में, तो 1821 में ही उसने ये कंपोज कर डाली थी। और उसने ये कहा था कि शैले ने ये जब पोइम लिखी थी उसने साथ में ये भी कहा था कि मैंने एक बड़ी बेहतरीन पोइम जो है ना ये कंपोज की है, यानी कि एक अच्छे इंसान के लिए। तो इसमें जो लाइंस हैं 495 लाइंस हैं, जो कि 55 स्पेंसियरियन स्टैंजास में हैं। तो स्पेंसियरियन स्टैंजा क्या होता है? जिसमें 9 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ओके, हाँ जी, इसकी समरी में उसने क्या किया है कि जो जॉन कीट्स है उसकी डेथ पे उसने जो एंडोनियस है उसके साथ उसको रिलेट किया है कि जिस तरह उसकी डेथ पे तुम बहुत ज़्यादा रोई थी, यहाँ इसकी डेथ पे भी हमें बहुत ज़्यादा रोना है, या यानी कि एक ऐसी डेथ है जिसके आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा जिसको यानी कि याद किया जाएगा, क्योंकि जैसा भी था लेकिन उसकी राइटिंग तो वाकई कमाल की थी। मतलब ये इसमें कोई शक नहीं है। जो उसका ग्रेशियन अर्न है या जो उसका ऑटम है वो बड़े बेहतरीन नावल उसके ओड्स हैं। तो उसने उसी की जो डेथ है उसी के बारे में सारी बातचीत की हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ पे कमीशन नहीं जाते हैं टेस्ट वाले, तो लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ताकि अगर वो कुछ पूछ लें तो बंदा उसको कंसेप्चुअल स्टडी की बेस पे उसकी रिप्लाई कर सके। ठीक है, थीम जो है इसकी डेथ एंड मोर्निंग है, डिस्पेयर है, मदरहुड एंड फेमिनिटी है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताना था, ये जो यूरेनिया जो है जो एफ्रोडाइट है ये एक्चुअली में एडोनिस की क्या थी? वाइफ थी। लेकिन जहाँ पे इसने क्या की है अपने जो सब्जेक्ट था इसको हाईलाइट करने के लिए इसने जो एफ्रोडाइट है यहाँ पे इसको एज अ मदर पेश किया है। तो ठीक है, कुछ भी थीस्टा कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो क्वीन मैब शैले की जो नेक्स्ट पोएम है, ह्यूमन जो है उनकी जो नेचर है उस पर क्रिटिसाइज़ किया है कि वो इस तरह के लोग होते हैं जबकि तुम उन सब चीज़ में हो। ठीक है, तो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बाय शैली। शैली जो है इसने इस्लाम जो है जो ओटोमन एम्पायर है उस पर काफ़ी ज़्यादा आप समझ लें कि उसको नेगेटिविटी तरीके से पेश किया है। तो है अगर पाकिस्तान के सिलेबस में शामिल है तो पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, तो ये 1817 में इसने लिखा था और पब्लिश 1818 में करवाई इसने। 12 कैंटोस इट हैव एंड 4,818 lines there we have and it has been written in Spanish stanza। ओरिजिनल टाइटल जो है इसका काफ़ी लंबा है। तो इसमें जब इसने ओरिजिनल इसको असल में जब इसने इसको पहले कुछ कैंटोस इसके लिखे पब्लिश करवाया थिंक 2 या 3, तो जो पब्लिशर्स उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम पब्लिश नहीं करवाएंगे क्योंकि ये एक बड़ा ही एक चैलेंजिंग किस्म का या एक डिस्प्यूटेड किस्म की इसमें थीम्स थी। तो उन्होंने कहा हम इस पे काम नहीं करने वाले हैं। फिर उसने उसमें अमेंडमेंट्स की, उसमें कुछ करेक्शंस की, फिर उसका टाइटल चेंज किया, तो फिर जो है इसको दोबारा से पब्लिश करवाएगा और फिर लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। लेकिन इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसने डेडिकेट किसको की थी? तो मैरी शैलो को इसने डेडिकेट की थी अपनी वाइफ को। तो सिनॉप्सिस में ये हैं कि 2 बहन भाई हैं, तो उनकी कहानी इसमें इसने बताने की कोशिश की है। सबसे पहले ये बताता है कि ये कहीं पे जा रहा होता है, एक आई थिंक डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे जा रहा होता है। तो वहाँ पे ये क्या देखता है कि स्नेक और ईगल की लड़ाई हो रही है। तो उसमें जो स्नेक है उसको फिर जख्म आ जाते हैं, तो वो औरत क्या करती है, इस बंदे को भी लेती है जो पोइट है और स्नेक को भी लेती है और इन दोनों को कश्त में बैठा के ले जाती है। फिर वहाँ पे जो है ये विजन देखता है, जहाँ ये वहाँ पे जो ऑब्जर्व करता है 2 शहीद होते हैं, लेओन और सिथना जो हैं।
तो उनकी फिर स्टोरी ये बता रहा होता है हमें कि वो जो दोनों थे मर गए थे रिवॉल्ट के लिए या इंडिपेंडेंस के लिए, अपने हक के लिए लड़ते लड़ते वो दोनों मर गए थे और उनको ज़िंदा जला दिया गया था। ठीक है, तो उनकी स्टोरी कुछ ये है कि ये दो बहन भाई थे, तो ये बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं। तो यहीं पे जो है उस ऑटोमन एम्पायर जो है, इसमें ऑटोमन एम्पायर की स्पेलिंग चेंज की है। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर जो है जिनके सल्तनत उस्मानिया के जो लोग आते हैं और उनको इम्प्रिजन कर लेते हैं। फिर इसको नहीं पता चलता कि मेरी बहन किधर गई है, जो खुद 7 साल तक कैद में रहता है। और ये मतलब अगर आप इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो वो काफ़ी इसने एक बड़ी स्प्लेंडेड किस्म की जो उसने ना वो एक्सप्लेनेशन की हुई है, बड़ा डीपली वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो एक किले में रह रही होती है। फिर इसको पता चलता है और ये यानी कि एक ओल्ड मैन होता है, वो उसकी हेल्प के साथ ये उस जगह से बाहर निकलता है। और फिर इसको पता चलता है कि कुछ जगह पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, वो लोग जो हैं बगावत करने वाले हैं, जिसको और उसको लीड कर रही है, एक लड़की लीड कर रही है। तो ये कहता है चलो ठीक है, मतलब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ही है तो मैं भी ज्वाइन करता हूँ। तो जैसे वो जाते हैं उसको पता चलता है कि वो जो लड़की है वो इसकी बहन है। फिर दोनों बहन में इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी मेहनत स्ट्रगल के बाद एटलीस्ट क्या होता है कि ये लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी जब अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वो लोग दोबारा आ जाते हैं और अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कैसे कर रहे होते हैं कि दे हैव इंसेस्टियस रिलेशनशिप। तो ये इसकी मोस्ट जो थी ना स्कॉनफुल चीज़ जो थी मुझे इसकी लगी थी। ठीक है, तो इवन दे बोरा चाइल्ड्स, तो उसको भी इसने बड़ा अच्छा मतलब अप्रिशिएट किया हुआ है। तो उसके बाद फिर इन दोनों को फिर से पकड़ लिया जाता है और फिर एटलीस्ट इन दोनों को ज़िंदा जला दिया जाता है। तो वो लोग जो हैं वो जब उनको ज़िंदा जलाया जाता है तो वो लोग ज़रा भी परेशान नहीं होते, बल्कि वो ये लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग जो हैं उनकी इस शहादत से वो क्या करेंगे, सबक सीखेंगे और वो इस जो इनका मिशन है इसको रोकेंगे नहीं। तो जो उनकी रूहें होती हैं उनको भी यानी कि एक अच्छी प्लेस मिलती है हेवन में। तो थीम जो है मतलब ज़ाहिर आपके सामने है, रेवोल्यूशन रेबेलियंस हैं, लव एंड सेक्रीफाइस है, ऑपरेशन एंड टाइनिंग है, यानी कि जिसके पास ताकत होती है वो जुल्म भी बड़े करता है। तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी, जब बैंड पे दोनों बहन भाई जो हैं इनको इनकी जो रूहें होती हैं वो यानी कि उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है अच्छी रूहों में। तो आई थिंक जो बेबी होता है उसको भी, तो यानी कि जो नेचर एंड फ्रीडम है ये इंसान की फितरत में शामिल है।